हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डी यू स्कॉलर्स। सो गाइस, इस वीडियो में विल बी कवरिंग अबाउट यूनिट 4 का एक चैप्टर जो मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं अलग से वीडियो शूट करूँगी क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। दैट इज़ चैप्टर 14, जिसमें विल बी टॉकिंग अबाउट टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट डेबिट नोट्स एंड ई वे बिल, राइट। तो ये सब 4 टॉपिक मेजरली इस चैप्टर में कवर होगा। पहली चीज़, चेकआउट आप कर लेना प्लेलिस्ट ऑफ जीएसटी। उसमें आई हैव ऑलरेडी कवर्ड यूनिट 1 कंप्लीट। यूनिट 2 का 50% इज़ डन। यूनिट 3 का एक चैप्टर रहता है सिर्फ आईटीसी का, वो इसके बाद मैं अपलोड करूँगी। यूनिट 4 इस वीडियो के बाद कंप्लीट हो जाएगा। एंड यूनिट 5 इज़ योर कस्टम्स। ये कस्टम्स भी मैं एक वीडियो में कवर कर दूँगी। थोड़ा सा ही है, आपको कस्टम ज़्यादा है नहीं, थोड़ा सा ही है। तो विल बी कवरिंग वो वाला भी इन वन वीडियो ओनली, ठीक है। तो इसके बाद आप एक बार सारा प्लेलिस्ट देख लेना और आपको जो जो कवर हो गया, जो जो पेंडिंग है, इसका सारा डिटेल मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है। डू ज्वाइन दैट टेलीग्राम चैनल, डी यू स्कॉलर्स नेम से ही है। अगर नहीं मिल रहा है, चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसमें लिंक है, यू कैन ज्वाइन दैट फॉर नोट्स एंड पीडीएफ्स एंड ऑल, ठीक है। ये वाले अगर आपको पीडीएफ्स चाहिए बुक के, ये भी मैं शेयर कर दूँगी, जस्ट लेट मी नो इन द कॉमेंट्स, ठीक है। So let's start with today's video, that is talking about chapter 14, tax invoices, credit notes and debit notes and e-way bills, right? तो टैक्स इनवॉइस क्या होता है? सबसे पहले इनवॉइस आपको पता है क्या होता है? इनवॉइस इज समथिंग जो एक सप्लायर जब सप्लाई करता है गुड्स और सर्विस और कोई भी चीज़ सप्लाई करता है टू द रेसिपिएंट, तो वो एज एविडेंस देता है, एक पेपर पे रिटर्न डॉक्यूमेंट देता है दैट आई हैव मेड द सप्लाई एंड आई हैव रिसीव्ड द पेमेंट, ठीक है। तो ये जो डॉक्यूमेंट होता है दैट इज कॉल्ड इनवॉइस, ठीक है। तो टैक्स इनवॉइस क्या होता है? वही इनवॉइस व्हेन अ रजिस्टर्ड पर्सन इज गिविंग रजिस्टर्ड पर्सन, दैट इज रजिस्टर्ड सप्लायर, इज गिविंग दैट इनवॉइस टू द रेसिपिएंट, बी इट अनरजिस्टर्ड और बी रजिस्टर्ड पर्सन, जब बट द सप्लायर इज रजिस्टर्ड एंड दैट वो रजिस्ट्रेशन नंबर उस इनवॉइस पर है, देन एंड ही इज कलेक्टिंग टैक्स ऑन दैट इज कॉल्ड टैक्स इनवॉइस। तो जीएसटी के कॉन्सेप्ट में इज कॉल्ड दिस इज दैट एविडेंस इज कॉल्ड टैक्स इनवॉइस। सो लेट्स रीड पहली बार यहाँ से, that invoice is a document issued by a supplier of goods or service to a recipient and describes the various details of persons involved, description of goods and price and document, सब कुछ उस पर मेंशन होता है कि हमने सप्लाई की है तो कैसे की है। यही हमको मैंने अभी बताया, दैट इट मीन्स दैट इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड प्रोविजन ऑफ सर्विस, एन इनवॉइस इज रेज्ड बाय द सप्लायर टू द रेसिपिएंट ऑफ द सेम अंडर जीएसटी, दिस इनवॉइस इज कॉल्ड टैक्स इनवॉइस, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन आपका आ सकता है इसमें कि टैक्स इनवॉइस के बेनिफिट्स क्या हैं, इसके ऊपर आपको एक थ्योरी क्वेश्चन आना होगा तो आ जाएगा। तो क्या बेनिफिट्स हैं टैक्स इनवॉइस हैज सिग्निफिकेंस इन द जीएसटी सिस्टम? सबसे पहले तो इट इंश्योर्स द ट्रांसपेरेंसी। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था दैट, मैं आपको पहले बता देती हूँ क्या क्या आपको फिर याद रहेगा कि टैक्स इनवॉइस क्यों ज़रूरी है, सिर्फ आपको ये क्वेश्चन का आंसर देना, ठीक है। तो टैक्स इनवॉइस से हमारा क्या क्या काम बनता है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, वही उसके सिग्निफिकेंस के पॉइंट होंगे, राइट। तो टैक्स इनवॉइस हमने लास्ट चैप्टर में देखा कि व्हेन यू आर फाइलिंग द रिटर्न्स, है ना, रिटर्न फाइल करते हो सबसे पहले बेसिक डॉक्यूमेंट आपने क्या अपलोड करना होता है? इनवॉइस। तो सबसे पहले तो यही आ गया कि आपको इनवॉइस में मतलब जब आपको रिटर्न फाइल करनी है और रिटर्न फाइल को आपको करनी पड़ेगी, वो रिटर्न फाइल करे बिना तो आपका बिजनेस कंप्लायंस का प्रोसीजर कंप्लीट नहीं होगा, तो वो उसके लिए आपको पहली बात इनवॉइस चाहिए। नंबर 2, जिसके लिए सब पागल हो जाते हैं, जीएसटी नंबर जिसके लिए मेजरली लोग लेते हैं, दैट इज़ आईटीसी, ठीक है। आपको आईटीसी के बेनिफिट मिलता है। आईटीसी का बेनिफिट्स तभी मिलेगा जब आपके पास वो सप्लाई का प्रूफ होएगा, दैट इज़ आपके पास टैक्स इनवॉइस होगा, तभी आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो, ठीक है। तो आप, और थर्ड थिंग जो मैंने आपको वेरी स्टार्टिंग में बता दी कि आपके पास प्रूफ होना चाहिए, उसका एविडेंस होएगा तभी आपका कोई और भी आपको कहीं काम आ जाए, कोई आपके ऊपर पीओ बोले कि आपके पास टैक्स इनवॉइस है क्या इस डॉक्यूमेंट का, क्योंकि वो सप्लायर मना कर रहा है कि मुझे पेमेंट नहीं मिली, कुछ भी हो सकता है। तो उसके पास आपके पास भी इनवॉइस होना चाहिए, इसीलिए हम आगे पढ़ेंगे भी कि जो इनवॉइस होता है ना, उसकी मिनिमम 3 कॉपीज़ होनी चाहिए, ठीक है। जो एक सप्लायर के पास जाती है, एक रेसिपिएंट के पास जाती है, और थर्ड कॉपी होती है जो अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो ट्रांसपोर्टर के पास भी जानी चाहिए। 3 कॉपीज़ मिनिमम बननी चाहिए एक टैक्स इनवॉइस की, ताकि किसी भी फेज पे योर गुड्स आर देयर, तो आपको प्रूफ देने के लिए द ओनली थिंग यू हैव इज़ योर टैक्स इनवॉइस, राइट। तो ये चीज़ है, और उसके बाद हम देखते हैं आगे पॉइंट्स क्या हैं, ठीक है।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट एंश्योर्स द ट्रांसपेरेंसी दैट इशुएंस ऑफ इनवॉइस फॉर एवरी ट्रांजैक्शन इज प्री रिक्विजिट एंड इट एंश्योर्स द ट्रांसपेरेंसी, इट एंश्योर्स टैक्स कंप्लायंसेस ऑल्सो, ठीक है, पेमेंट के लिए भी यू नीड टैक्स इनवॉइसेस. नेक्स्ट इज ITC अवेलेबिलिटी. A registered person cannot claim the benefit of ITC unless he is in the possession of tax invoice or a debit note. डेबिट नोट भी टैक्स इनवॉइस के अगेंस्ट ही इशू होता है, तो डोंट थिंक कि हम डेबिट नोट अकेला इशू करते हैं. नो, टैक्स इनवॉइस इज बेसिक थिंग. ये इन्होंने यहाँ पे बोला कि ITC भी आप ITC का बेनिफिट भी आप तभी ले सकते हैं व्हेन यू आर हैविंग द टैक्स इनवॉइस ऑफ दैट सप्लाई, ठीक है. थर्ड थिंग इज एविडेंस ऑफ पेमेंट. एविडेंस ऑफ पेमेंट रिसीव्ड एंड एविडेंस ऑफ पेमेंट पेड, ये दोनों चीज़ें इस पॉइंट में हैं. Evidence of transaction and evidence of payment. This is from the point of view of the supplier. This is from the point of view of the recipient. ठीक है. So let's read that payment of value of goods or services evidenced by the tax invoice as a documentary evidence. मतलब written में you have that you have a supplier has received the payment, and next point says about evidence of transaction means that the recipient has made the payment to that supplier, right. The tax invoice indicates the details of transaction and it has twofold effects. कौन कौन से effects होते हैं? One hand that invoice serves the demand for payment. demand for payment जो हमने ऊपर बात करी, that supplier जब टैक्स इनवॉइस बनाता है दैट ही डिमांड्स द पेमेंट की आई एम मेकिंग द सप्लाई, यू हैव टू मेक मी द पेमेंट. then invoice is a proof that I am demanding the payment from you. And on the other hand it reflects the document of title, especially when the price has been paid. मतलब recipient के end पे that I have made the payment, then only I have received this invoice, right. So this is the evidence. Next thing is invoice matching mechanism. So what is this invoice matching mechanism? हमने अभी returns के chapter में feel किया that देखा कि जब हम GSTR1 भरते हैं, हमारा सेल्स का डेटा भरते हैं, तो एज अ सप्लायर हम रेसिपिएंट की इनवॉइस वाइज डिटेल भरते हैं. अभी हम सिर्फ B2B की बात कर रहे हैं. तो हम जब सप्लायर होते हैं तो हम रेसिपिएंट के इनवॉइस वाइज डिटेल भरते हैं हमारी GSTR में, GSTR1 में, क्योंकि हमारे लिए वो सेल्स है. बट जो GSTR1 का सप्लायर का डेटा है वो रिफ्लेक्ट होता है, ऑटो पॉपुलेट होता है टू दी रेसिपिएंट के GSTR2 में, 2B में, ठीक है. तो वो कैसे रेसिपुलेट अपने आप ऑटो पॉपुलेट होता है? सिस्टम के थ्रू. क्योंकि सिस्टम क्या लॉजिक फॉलो करता है दैट जिस पर्सन ने एक सेल करी है तो वो परचेज वाला आइटम शुड बी इक्वल, सेल ऑफ सप्लायर शुड बी इक्वल टू द परचेज ऑफ सप्लायर. बेसिक कॉन्सेप्ट, राइट. जितनी सेल करोगे भाई उतना ही तो आप परचेज करोगे, इसमें मिसमैच नहीं होना चाहिए. क्योंकि ये हमने सप्लायर को क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, रेसिपिएंट को क्यों नहीं दी है? क्यों? क्योंकि जब सेल की बात होती है वहाँ पर हम हमारी पेमेंट कलेक्ट की बात करते हैं, और जब हम रेसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो परचेज की बात कर रहा है, मतलब ITC क्लेम की बात कर रहा है. तो ज़्यादा फ़ायदा किस में है? रेसिपिएंट को. तो अगर हम रेसिपिएंट को ये दे देंगे तो वो तो अपनी मर्जी से कुछ भी बढ़ा चढ़ा के भी लिख देगा, है ना. तो उसको भी उसको ITC चाहिए, तो इसलिए हमने उसको एक तरह से लगाम लगाने के लिए हमने सप्लायर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि जितनी तुमने सेल करी है उतनी ही परचेज उसकी होगी, तो इसलिए तुम फिल करो, वही हम परचेज में उसके सब रेसिपिएंट के परचेज में दिखा देंगे, उसके बेसिस पर ही वो ITC भी ले सकता है. सो दिस मैचिंग ऑफ GSTR1 with GSTR2A और 2B इज़ कॉल्ड इन्वॉइस मैचिंग मैकेनिज्म. और ये इन्वॉइस के बेसिस पर ही होता है, क्योंकि जो सेल्स का डेटा सप्लायर फिल करेगा वो इन्वॉइस वाइज डिटेल्स होंगी, और वो इन्वॉइस कहाँ से आएगा? वो टैक्स इन्वॉइस होगा, राइट. तो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी कैसे ये सारा वर्क करता है. In the case of taxable supplies of goods or services, the registered taxable person is required to furnish details of outward supplies in his returns, that is GSTR1, मतलब सेल्स की रिटर्न. दिस डिटेल इंक्लूड डिटेल्स ऑफ इन्वॉइसेज ऑल्सो, मतलब इन्वॉइस वाइज डिटेल जाती है. मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया दैट डिटेल एज फाइल्ड इन द सप्लायर शेल बी मेड अवेलेबल टू द रेसिपिएंट ऑफ सच सप्लाई इन पार्ट ए ऑफ GSTR2A. 2A और 2B दोनों में से आप कोई भी देख सकते हो. Who is required to verify this? सारी प्रोसेस करता है. द इनवर्ड सप्लाई दैट इज द परचेज ऑफ द पर्सन क्लेमिंग ITC क्लेमिंग क्रेडिट शुड मैच विद दैट आउटवर्ड सप्लाई, मतलब सेल्स ऑफ द सप्लायर. यही बात मैं आपको भी तीते से समझा रही थी. फॉर द पर्पस ऑफ क्लेमिंग ITC दिस मैचिंग इज रिक्वायर्ड. दिस इज कॉल्ड इनवॉइस मैचिंग मैकेनिज्म, राइट. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड यू मस्ट नो इसका सारा कॉन्सेप्ट, तभी आप इसको लिख पाओगे. उसके बाद द क्वेश्चन अराइजेस कैन बायर द रेसिपिएंट इशू द इनवॉइस? कर सकता है इनवॉइस इशू, क्योंकि जनरली द सप्लायर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग द इनवॉइस. ऑफकोर्स कर सकता है. क्यों? RCM के केस में, क्योंकि RCM में हमने देखा, RCM में द रेसिपिएंट इज द वन हु पेज टैक्स टू द गवर्नमेंट. मतलब
रेसिपिएंट अपने एंड पर टैक्स देता है, सप्लायर नहीं देता है उसके बिहाफ पर, क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड सप्लायर होता है। और जो सारी केसेस होते हैं, कौन से केसेस आरसीएम में कवर्ड है, ये मैं ऑलरेडी आरसीएम की वीडियो में कवर कर चुकी हूँ, डू रेफर टू दैट वीडियो एज वेल, प्लेलिस्ट में है। तो हमने वहीं पर देखा था दैट आरसीएम में एक तो आरसीएम वाला पर्सन कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में कवर होता है अंडर सेक्शन 24, राइट। तो उसके बाद जब वो रजिस्ट्रेशन लेता है उसके पास जीएसटी आईएन है, मतलब उसको टैक्स भी कलेक्ट करना पड़ेगा जब वो आरसीएम की सर्विसेज ले आरसीएम की सर्विस ले रहा है सप्लायर से, तो आरसीएम की पेमेंट ऑफ टैक्स उसको खुद करना पड़ेगा। तो पेमेंट ऑफ टैक्स तभी कर सकता है जब वो इन्वॉइस इशू करेगा, तो इन्वॉइस इशू उस केस में वो पर्सन कर सकता है। और हमने ये भी देखा था कि इन्वॉइस के साथ आरसीएम वाला पर्सन परचेज वाउचर भी इशू, पेमेंट वाउचर भी इशू करता है कि मैंने पेमेंट भी करी है और मैं इन्वॉइस भी इशू कर रहा हूँ ऑन द बिहाफ ऑफ द सप्लायर, राइट। तो यूजुअली इन्वॉइस इज इशूड बाय पर्सन सप्लाइंग गुड्स, मतलब सप्लायर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बट जीएसटी व्हेन एनी रजिस्टर्ड पर्सन बाइज गुड्स और सर्विस और रिसीव सर्विसेज फ्रॉम एनी अनरजिस्टर्ड पर्सन, मतलब रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड के बीच में रहा है, तो द रजिस्टर्ड पर्सन नीड्स टू इशू द इनवॉइस, द रजिस्टर्ड पर्सन नीड टू इशू द पेमेंट वाउचर एज वेल एज द टैक्स इनवॉइस। दो चीज़ें इशू करते हैं, ये हमने आरसीएम के चैप्टर में देखा था, राइट। तो उस केस में ही सिर्फ रेसिपिएंट इशू कर सकता है इनवॉइस, अदरवाइज सप्लायर ही इशू करता है। सो ये लीगल फ्रेमवर्क की बात करें तो दिस 4 थिंग्स विल बी कवरिंग, और इसके अलावा ई वे विल बी कवरिंग इन दिस चैप्टर। नेक्स्ट कम्स द टैक्स इनवॉइस अंडर जीएसटी। सो टैक्स इनवॉइस कब इशू करना है, मतलब तो मैंने आपको बता दिया टैक्स इनवॉइस का मतलब क्या होता है। टाइमिंग क्या है टैक्स इनवॉइस की, ये हम देखते हैं सेक्शन 31 के अंदर। तो दिस कम्स अंडर सेक्शन 31 इज फॉर टाइम ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ issuing invoice for goods if you are supplying goods, and 31 subsection 2 is for issuance of invoice when you are supplying the services. So let's see यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले यू आर सेइंग कि 31(1) इज़ फॉर गुड्स। इसमें गुड्स में 4 पॉइंट्स होते हैं, गुड्स कैसे कैसे कौन कौन से केसेस में कौन कौन सा इन्वॉइस कब कब इशू करेंगे। सो इफ़ द गुड्स में मूवमेंट इज़ इन्वॉल्व, मतलब आपका ट्रक सप्लायर से जा रहा है रेसिपिएंट के पास, गुड्स की मूवमेंट हो रही है, तो व्हेन द गुड्स की मूवमेंट इज़ इन्वॉल्व देन बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल, जब सप्लायर के प्लेस से गुड्स रिमूव होएंगे तभी आपको इन्वॉइस इशू करना है ऑफ दैट गुड्स, ठीक है। और वो सप्लायर की 3 कॉपीज़ बनानी है, और सॉरी वो उस इनवॉइस की 3 कॉपीज़ बनानी है। एक सप्लायर खुद के पास रखेगा, एक ट्रांसपोर्टर को देगा, तीसरी कॉपी भी ट्रांसपोर्टर को देगा ताकि वो रेसिपिएंट को दे दे, या फिर वो ई इनवॉइस इशू करके रेसिपिएंट को खुद दे देगा। तो ये 3 कॉपीज़ उसकी इनवॉइस की होनी चाहिए व्हेन द गुड्स में मूवमेंट इज़ इन्वॉल्व। तो वो कब बनेगा, जब जैसे ही सप्लायर के प्लेस से ट्रांसपोर्टर ट्रक की मूवमेंट स्टार्ट कर देगा, या कोई भी मूवमेंट जो भी इन्वॉल्व होएंगी वो मूवमेंट हो जाएगी, वो जो सामान जा रहा है, गुड्स जा रहे हैं, उसको रिमूव किया जाएगा फ्रॉम द प्लेस ऑफ द सप्लायर, तब इशू होना चाहिए इनवॉइस, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हेन गुड्स की मूवमेंट इज़ नॉट इन्वॉल्व, तो व्हेन द गुड्स आर मेड अवेलेबल, मतलब गुड्स की मूवमेंट इज़ नॉट इन्वॉल्व। फॉर एग्जाम्पल हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसमें मूवमेंट तो हो नहीं सकती। अब लैंड की किसी ने सेल करी, तो उसमें यू कांट से कि मैंने ये वाली लैंड यहाँ से उठा के यहाँ रख दी, उसमें मूवमेंट तो हो नहीं सकती ना। आप उसके पेपर्स दोगे, लैंड के पेपर्स दोगे, अमाउंट वहीं पे खड़े होके दोगे। तो जब उसको फॉर एग्जांपल घर की लगा लो, लैंड की या घर की है, तो अगर आप घर की सेल कर रहे हो, तो उस केस में व्हेन यू आर हैंडलिंग दैट कीज टू योर रेसिपिएंट, मतलब आपने उसको मेक अवेलेबल कर दिया टू द रेसिपिएंट फॉर देयर यूज़, तो उस केस में उस पॉइंट ऑफ टाइम पे यू हैव टू इशू द इनवॉइस ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स। कॉन्टिन्यूस सप्लाई मतलब गैस थ्रू द पाइपलाइन, बेसिक एग्जांपल ऑफ दिस की मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू आर गेटिंग द सप्लाई, एंड बीच बीच में रेगुलर इंटरवल पे यू आर इशूड अ पीरियोडिकल स्टेटमेंट, और उस बेसिस पे यू मेक द पेमेंट ऑफ सच एंड सच अमाउंट। जैसे इलेक्ट्रिसिटी की भी ऐसे ही होता है दैट यू आर फॉर एग्जांपल आपका पोस्ट पेड है, या आपका वो है कि आप जितना यूज़ कर लोगे उसके बाद 3 महीने बाद आपका बिल आएगा, और उस जितना 3 महीने में आपने यूज़ किया होगा उसके बेसिस पे यू हैव टू मेक दैट पेमेंट ऑफ दैट 3 मंथ का यूसेज। ऐसे इलेक्ट्रिसिटी में होता है, ऐसे गैस में होता है, ऐसे ही मोबाइल रिचार्जेस में भी होता है। कॉन्टिन्यूस सप्लाई इज देयर
बट आपको पीरियोडिकल स्टेटमेंट यू आर गेटिंग एंड तो आपको पेमेंट करनी होती है। तो जब वो पीरियोडिकल स्टेटमेंट आपको मिलेगी या आप वो पीरियोडिकल पेमेंट करोगे, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे यू हैव टू इशू द इनवॉइस। ये बात सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन की हो रही है, यहाँ पर आप अपने आप को खड़े करके मत देखना कि हम तो इशू करते ही नहीं है, हमारे तो कोई इनवॉइस ही नहीं मिलता। यू आर अनरजिस्टर्ड पर्सन। हम अभी सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसको हर बात पे इनवॉइस इशू कर। कोई रजिस्टर्ड पर्सन बस में ट्रैवल भी कर रहा है ना, बस की टिकट बुक करते टाइम भी ही इज इशूइंग इनवॉइस एंड गिविंग दैट GSTIN नंबर टू दैट सप्लायर ऑफ इट ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। वहाँ पर भी ही इज क्लेमिंग ITC, राइट। तो वो उसका इतना वो है कि यू हैव ही इज डूइंग दैट इतना छोटा छोटा टाइम पर भी। तो हम उस लेवल पर बात कर रहे हैं, आई एम नॉट टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ अपना या आप सबका जो अनरजिस्टर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट इज सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। मतलब इफ़ यू आर सेंडिंग गुड्स टू समवन कि आप चेक कर लो ये आपके लिए सही है, इसके बेसिस पे हम आपको बाकी गुड्स सेंड करेंगे, तो सेल ऑन अप्रूवल बेसिस जाती है। तो व्हेन द सप्लायर टेक्स प्लेस और 6 months फ्रॉम द डिस्पैच डेट, इन में से जो सबसे अर्लियर होएगा दैट इज योर टाइम व्हेन यू हैव टू इशू द इनवॉइस, ठीक है। तो 31 आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये 4 पॉइंट आप याद रख लेना, 31 में सिर्फ यही है, इधर भी इन्होंने यही बात करी है। मैं आपको बताऊंगी कितना ज़्यादा इन्होंने ना बुक में ना बहुत ज़्यादा वास्ट है और बहुत ज़्यादा रेपिटेशन है, इसलिए मैं इतना जितना सिंप्लीफाई कर पा रही हूँ मैं उतना सिंप्लीफाई करके आपको समझा रही हूँ। आई होप आई एम गेटिंग क्लियर, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 31 सबसेक्शन 2 की बात करें, जिसमें सर्विसेज का केस आता है। वन सेकेंड, अरे अरे तो सर्विसेज के केस में जनरल केसेस में इनवॉइस इशू हो जाता है विद इन 30 days। 30 days के अंदर सर्विस आपने दी, जब उसके 30 days के अंदर अंदर यू हैव टू इशू इनवॉइस की हमने सर्विस प्रोवाइड करी, हमें पेमेंट रिसीव हुई। 45 days होते हैं सिर्फ 3 केसेस में। बैंक्स अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो 45 days में इनवॉइस इशू होता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करें 45 days, NBFC इशू कर रहे हैं 45 days, ठीक है। बाकी सबके केसेस में 30 days का टाइम पीरियड ही होता है। देन सेसेशन ऑफ सर्विस। सेसेशन ऑफ सर्विस मतलब एक सर्विस आप किसी पीरियड से कंटिन्यू कर रहे हो और अभी एब्रप्टली दैट सर्विस इज गोइंग टू एंड, सीज हो रही है। तो वो जब सर्विस सीज हो रही है देन यू हैव टू मेक अ you have to issue that invoice for that particular service, right? Then continuous supply of service, that is telecom or any service that is issued for more than 3 months. This is important कि 3 महीने से ज़्यादा किसी पर्टिकुलर चीज़ की आपको सप्लाई मिल रही है, तो उस केस में तो आपको देखना कि ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज़ असर्टेनेबल और नॉट। अगर तो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज़ असर्टेनेबल मतलब आपकी जब ड्यू डेट बन रही है और आप उस चीज़ को आपको वो क्वेश्चन असर्टेनेबल मतलब आपके क्वेश्चन में वो लिखा हुआ है कि यहाँ तक आपकी ड्यू डेट बन रही है। अगर तो असर्टेनेबल है तो आप उसी डेट को उस डेट तक मतलब उससे पहले या उस डेट तक मैक्सिमम आप इनवॉइस इशू कर सकते हो। बट इफ़ इट इज़ नॉट असर्टेनेबल देन द डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट इज सीन। द डेट ऑफ जब पेमेंट आपको मिलेगी तब आप अपना इनवॉइस इशू कर सकते हो इन केस ऑफ सर्विसेज। तो आई होप आई एम क्लियर विद 31(1) एंड 31(2). इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है बट आपको ये अंडरस्टैंड करना है ताकि आप बाकी कॉन्सेप्ट समझ सको, ठीक है। इसके ऊपर भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है कि अब मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन अगर सब पार्ट्स में आ रहे हैं तो उसमें देखें नास्ट की 31(1) के हिसाब से टेलस की इस केस में कोई भी केस स्टडी जो उन्होंने दी होगी उस केस में कब इनवॉइस इशू होना चाहिए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट यहाँ पर बुक में से पर्टिकुलर्स ऑफ टैक्स इनवॉइस 31(1) एंड 31(2). ये इन्होंने बताया कि पर्टिकुलर्स क्या क्या होने चाहिए, एक बार रीड कर लेना। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्या क्या लिखा होना चाहिए टैक्स इनवॉइस में, इट इज़ लाइक दैट। नेम होना चाहिए, ये सीरियल नंबर होना चाहिए, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है नहीं, ये सब कुछ होना चाहिए। लर्न करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पढ़ लेना एक बार, बहुत जनरल है। Then importance of serial number. Tax invoice should be numbered serially. The serial number of invoice should be during the tax period of furnished electronically through the common portal and in the form GSTR1, ठीक है। तो सीरियल नंबर वाइज होना चाहिए, हमें पता है। कई बार ना ये जो सीरियल नंबर कॉन्सेप्ट है ये ऑडिट में कवर होता है, तो ये कई बार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टूवर्ड्स दी ऑडिट, क्योंकि जब ऑडिट यू आर डूइंग ना तो द ऑडिटर चेक्स द सीरियल नंबर ऑफ द इनवॉइस ओनली। अगर सीरियल नंबर में बहुत ज़्यादा रेंज ऑफ डिफरेंस है तो इट इज़ क्वेश्चनेबल कि कोई दिक्कत हो रही है यहाँ पे, क्योंकि सीरियल नंबर इतना ज़्यादा डिफरेंट नहीं आना चाहिए, बिल्कुल आसपास ही होने चाहिए, पूरे नंबर वाइज होना चाहिए। तो यहाँ पर जीएसटी में इसका कोई इतना ज़्यादा रेलेवेंस नहीं है, ऑडिट में रेलेवेंस है, तो इसलिए एक बार सिर्फ आपको ये रीड कर लेना, आपको पता होना चाहिए, नॉट दैट वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद HSN डिजिट का मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझा दिया था, 8 डिजिट कोड होता है और कौन से केस में 4 डिजिट रखने हैं, कौन से में 6 रखने हैं,
ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था, वही चीज़ इन्होंने यहाँ पे रिपीट करी है. देन इन्वॉइस इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज. ठीक है, तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस जब आप कर रहे हो तो उसमें उस केस में आप कब इन्वॉइस इशू करोगे. द पर्टिकुलर्स ऑफ एक्सपोर्ट इन्वॉइस आर जनरली issued as a normal tax invoice only where the recipient is unregistered. अगर तो recipient unregistered and the value of supply is 50,000 or more, 50,000 से ज़्यादा या 50,000 तक you are exporting something, then instead of state and its code, name of the country of destination is to be mentioned. ये सारा extra mention होना चाहिए from the above particulars. The invoice shall carry either of the following endorsement as the case may be. The supply meant for export, या तो ये चीज़ mention करो, इन दोनों में से कोई एक चीज़ mention करो अपने invoice पर, ताकि it is evident कि आप export कर रहे हो goods and services का. उसके बाद manner of issuing invoice, यही मैंने आपको बता दिया कि ट्रिप्लीकेट फॉर्म में इशू होना चाहिए. दैट फर्स्ट इज़ फॉर द रेसिपिएंट, अदर इज़ फॉर द ट्रांसपोर्टर एंड थर्ड इज़ फॉर द सप्लायर हिमसेल्फ. ठीक है, सर्विसेज के केस में दो ही होती हैं, क्योंकि सर्विसेज में कोई ट्रांसपोर्टर नहीं होता, तो सिर्फ रेसिपिएंट और सप्लायर के बीच में ही दो इन्वॉइसेज होते हैं. ये चीज़ मैंने आपको बता दी. देन आ गया ई इन्वॉइस. इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है ई इन्वॉइसेस पे. तो पहले बात तो ई इन्वॉइस होता क्या है. ई इन्वॉइस बेसिकली इलेक्ट्रॉनिकली आप इन्वॉइस जनरेट कर रहे हो, मतलब ओवर द पोर्टल जनरेट कर रहे हो. सो इट इज़ नॉट जनरेशन ऑफ इन्वॉइस बाय अ पोर्टल टैक्स by government portal. Taxpayer will continue to create their GST invoice on their own accounting और बिलिंग ERP सिस्टम, उनका खुद का होएगा. इट इज़ ओनली इंटीमेटिंग द पोर्टल दैट इन्वॉइस हैज़ बीन इशूड. पोर्टल पे हम जाके इन्वॉइस नहीं इशू करते, पोर्टल को इंटीमेट करते हैं कि हमने इशू कर दिया है, मतलब येस नो में बता देंगे कि हमने इशू कर दिया है इसका ई इन्वॉइस. बट जो इन्वॉइस होएगा वो आपने खुद का अपना अकाउंटिंग जो सॉफ्टवेयर होगा उसके ऊपर यू हैव टू इशू द इन्वॉइस. माइंड दैट. ठीक है, थोड़ा सा गलत बोल गई थी मैं, आई एम सॉरी. देन टू द बायर बाय रजिस्टरिंग द पर्टिकुलर इन्वॉइस ऑन दैट गवर्नमेंट पोर्टल, उस पर अपलोड कर देंगे. नेसेसरी चेंजेस ऑन दी अकाउंट ऑफ ई इन्वॉइस रिक्वायरमेंट be made by any software you have and they need to get updated version of this facility. ठीक है, एडवांटेजेस क्या होती है ई इन्वॉइसेस की, बहुत ईजी होती है. दैट ऑटो रिपोर्टिंग हो जाती है, रिडक्शन ऑफ एरर हो जाती है, कोई भी मिसमैच नहीं होगा, इम्प्रूवमेंट इन बिजनेस एफिशिएंसी हो जाएगी, मैचिंग ऑफ ITC ईजीली हो जाएगा, एंड देन एलिमिनेशन ऑफ फेक क्लेम्स. ये आप लर्निंग पोर्शन है और एक बार आप रीड कर खुद से लर्न कर लेना. 5 पॉइंट है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है. देन उसके बाद क्लास ऑफ पर्सन हु आर नोटिफाइड टू मैंडेटरीली इशू ई इन्वॉइसेस. जैसे कई नोटिफाइड पर्सन हैं अंडर रूल 48 सब रूल 4 जो बताते हैं कि इन पर्सन को अंडर एनी सर्कमस्टांस दे हैव टू इशू ई इन्वॉइस. फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स ऑपरेटर, उसमें कुछ भी वही नहीं है दैट यू हैव कि आप नहीं इशू कर सकते, आपको करना ही पड़ेगा मैंडेटरली इन्वॉइस इशू. ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल ये दिया मैंने, बाकी और भी है. दैट एनी रजिस्टर्ड पर्सन whose aggregate turnover in any preceding financial year exceeds 5 crore shall prepare the e-invoice in respect of B2B supplies और फॉर एक्सपोर्ट्स. मतलब जिस पर्सन का ATO इज़ मोर देन 5 करोड़ इन एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर विच इज़ आफ्टर 2018, उसको अपना ई इन्वॉइस का सिस्टम सेटअप करना पड़ेगा. B2B इन्वॉइसेस के लिए ही हैज़ टू इशू दी ई इन्वॉइसेस और एक्सपोर्ट के लिए भी. ठीक है, कौन कौन से लोग हैं जिनको एग्जम्पशन दे रखी है कि आपको ई इन्वॉइस इशू करने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे जैसे लिखा है ना इन्होंने एक्सेप्ट फ्यू एंटिटीज़, तो ये कौन सी फ्यू एंटिटीज़ है यही इन्होंने यहाँ पर मेंशन करी है. कौन कौन सी हैं. पहले तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट को इशू करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि सारा उनका ही काम है. देन लोकल अथॉरिटी LA, वो भी गवर्नमेंट के अंदर ही आ जाती है. देन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इनको भी ई इन्वॉइस इशू करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये एक तरह से दे आर प्रोवाइडेड बहुत ज़्यादा बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट, तो SEZ को भी नहीं करना. इंश्योरेंस, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग NBFCs, इनको भी ई इन्वॉइस करने की ज़रूरत नहीं है. देन GTA हु इज सप्लाइंग सर्विसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन गुड्स कैरेज, GTA को करने की ज़रूरत नहीं है. सप्लायर ऑफ पैसेंजर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, पैसेंजर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को भी करने की ज़रूरत नहीं है. ये 6 और 7 हैं, ये भी आप लर्न कर लेना क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन से लोग हैं that are exempt from issuing the e-invoice. Then last person is supplying services by way of exhibition or cinematography of the films in the multiplex screens, उनको भी इशू करने की इन्वॉइस ज़रूरत नहीं है, बल्कि लोग करते भी हैं वैसे एग्जाम्प्ट हैं. SEZ developer are not exempt from
issuing e-invoices, and supplies that are made by notified person to SEZ unit e-invoice need to be issued. मतलब यहाँ पे क्या बताया है, SEZ होता है, SEZ खुद जब सप्लाई करेगा ही वोंट बी इशूइंग ई इनवॉइसेज टू देयर रेसिपिएंट, बट अगर कोई पर्सन इसको सर्विसेज प्रोवाइड करके दे रहा है तो ये जो पर्सन है तो ये पर्सन ई इनवॉइस इशू करेगा टूवर्ड्स दी SEZ क्योंकि वो रेसिपिएंट है, ठीक है। एज अ सप्लायर SEZ को इशू करने की जरूरत नहीं है, बट एज अ रेसिपिएंट ही हैज़ टू ही कैन द अदर पर्सन हैज़ टू इशू द ई इनवॉइस। देन क्लैरिफिकेशन is given, ठीक है, that exemption from generation is for entity as a whole and not restricted by nature of supply made by the third party, ठीक है। then special cases is RCM and import and eco, ये तीन special cases है invoices के, that RCM में recipient issue करता है that invoice issue by notified person in respect of supplies made, tax on which payable tax on which is payable under RCM, that is 9(3) में जो cover है e-invoices is applicable, RCM में करना पड़ता है। 9(4) इज ऑल्सो सेम, बिल्डर्स के लिए भी करना पड़ता है। देन इम्पोर्ट के लिए ई इनवॉइसेज इज नॉट एप्लीकेबल, ये याद रख लेना, भूलना मत, इम्पोर्ट के लिए इट इज़ नॉट एप्लीकेबल। ई कॉमर्स के लिए तो करना ही होता है, दैट पेड हु पेज टैक्स अंडर GST एंड सप्लायर्स and if they are suppliers and generate e-invoices, thus they are liable to obtain IRN also, but B2C sales के लिए they are not required to liable for IRN generation, but B2B के लिए they are, therefore e-invoices provision would be applicable if the supplier is covered under e-invoices mandate and the sale is B2B transaction। सिर्फ ये दो केस में अगर सप्लायर कवर हो रहा है तभी उसको एज अ ई-कॉमर्स ऑपरेटर अपना ई-इनवॉइस इशू करना पड़ता है, अदरवाइज ही इज़ एग्जम्प्ट, ठीक है। देन प्रोसीजर क्या है, पहले आप सारे सप्लायर्स को अपलोड करोगे, B2B इनवॉइसेज अपलोड करोगे टू द IRP पोर्टल, वहाँ से आपका IRN जनरेट होएगा और फिर आप उसके थ्रू अपना ई कॉमर्स ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हो, ठीक है। देन डेटा एंड ई वे बिल लास्ट में कवर करते हैं, कैंसिलेशन एंड अमेंडमेंट, ठीक है। इशू ऑफ ई इनवॉइसेज अंडर 31(1) विद इन 30 days ऑफ रिसीट ऑफ सप्लाई, ये बता दिया मैंने आपको क्योंकि सर्विसेज की बात हो रही है, ये वही है 9(3) जो मैंने आपको भी बताया यहाँ पर 31 वाली, ये देखो विद इन 30 days, यही वाला जनरल केस। उसके बाद बिल ऑफ सप्लाई, बिल ऑफ सप्लाई क्या होता है, बिल ऑफ सप्लाई होता है जो पर्सन टैक्स नहीं इकट्ठा कर सकता, मतलब टैक्स कलेक्ट करने के लिए दे आर नॉट लाइबल बट दे हैव टू इशू अ डॉक्यूमेंट, बट वो रजिस्टर्ड है। तो जैसे कि कॉम्पोजिट सप्लायर हमारे हो गए, या पर्सन हु आर सप्लाइंग ओनली एग्जाम्प्ट गुड्स, मतलब सिर्फ पेट्रोल का कोई वो जो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताए थे उनमें से कोई एक प्रोडक्ट ये दे आर सेलिंग, तो उस केस में दे आर टोटली सिर्फ वही चीज़ सेल कर रहे हैं तो वो रजिस्टर्ड भी हैं, तो उस केस में दे हैव टू इशू बिल ऑफ सप्लाई एंड नॉट दी टैक्स इनवॉइस। तो बिल ऑफ सप्लाई वो वाला इशू कर सेम होता है, बस उसमें उन्होंने टैक्स की डिटेल्स नहीं दी होती। सो एज पर 31(3) registered person supplying exempt goods or service or both and paying tax under provision of section 10, that is composition tax payer है, टैक्स नहीं इकट्ठा करते बट वो रजिस्टर्ड होते हैं, तो टैक्स इनवॉइस तो इशू वो नहीं कर सकते बट दे हैव टू इशू बिल ऑफ सप्लाई। Instead of tax invoice, a bill of supply, that is bill of supply is issued in the following case, कौन से registered person is exempt and they are covered under composite levy scheme, ठीक है। mandatory disclosure होना चाहिए composition supplier का that on their billboard that we are composition taxable person and they are not eligible to collect tax on their supplies, ठीक है। so why bill of supply is issued instead of, ये बार बार रिपीट कर रहे हैं उसी चीज़ को। no detail about tax in bill of supply बता दिया आपको। then if the value is less than 200, if the registered person may not issue bill of supply, if the मतलब बहुत छोटी ट्रांजैक्शन है उसके लिए बिल ऑफ सप्लाई इशू करने की नीड नहीं है। देन पर्टिकुलर्स क्या क्या आने चाहिए एक बार रीड कर लेना, सेम है। उसके बाद QR कोड होना चाहिए। QR कोड जैसे आपने देखा होगा कि जब आप रिसीव करते हो टैक्स इनवॉइस उस पर नीचे लास्ट में कोड बना होता है QR कोड के फॉर्म में, उसमें ऑनलाइन आपका सारा डेटा अपलोड हो जाता है खुद ही पोर्टल पे, तो इसलिए उन्होंने एक मैंडेट दिया हुआ है टू द पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल, उनको QR कोड देना पड़ता है। और कई लोग डायनामिक QR कोड भी देते हैं, जैसे मैकडी में व्हेन यू आर गोइंग ना, तो अब जब आप पेमेंट करते हो तो वो आपका पहले सारा डेटा इनपुट करते हैं और अगर आप जब आप बोलो कि हमने UPI से पेमेंट करना है तो दे जनरेट अ QR कोड जिस पे ऑलरेडी पेमेंट आई होती है, मतलब आप स्कैन करते हो, पेमेंट आपको खुद से डालने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे पेमेंट ऑलरेडी होती है, तो दैट इज कॉल्ड डायनामिक QR कोड। पर्टिकुलर कस्टमाइज्ड पर्सन के लिए यू आर जनरेटिंग दैट कोड, दैट इज कॉल्ड डायनामिक QR कोड।
एक होता है स्टैटिक, जो आप स्कैन करते हो, जैसे आप रिक्शा पुलर्स को देते हो या कुछ भी स्कैन करते हो, खुद से अमाउंट पेमेंट डालते हो, फिर यू मेक द पेमेंट, तो दैट इज स्टैटिक क्यू आर कोड। तो ऐसे 2 टाइप के क्यू आर कोड होते हैं। इन्होंने बिल ऑफ सप्लाई पे दे शुड हैव दिस सिंपल वाला क्यू आर कोड जो उनके बिल के अकॉर्डिंग होगा, राइट। देन इनवॉइस हैव टू बी देयर हैविंग क्यू आर कोड, ठीक है। उसके बाद ये आ गया डायनामिक क्यू आर कोड, मैंने आपको बता दिया, वही चीज़ है, बार बार रिपीट करते रहते हैं। एग्जाम्पल, ये जो बीच में इलस्ट्रेशन आ रही है ना, ये आप पॉज करके आप एक बार रीड कर लेना। देन उसके बाद आ गया हमारा रूल 46 है, दैट टॉक्स अबाउट इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। मतलब कोई एक सप्लाई यू आर मेकिंग स्मॉल टैक्स पेयर के लिए जनरली होता है दैट आप एक ही इनवॉइस बनाओ, उसी को एज अ बिल ऑफ सप्लाई भी यू कैन यूज़। So as per rule 46A, notwithstanding with anything other in other rules, under a registered person is supplying taxable as well as exempt goods, ठीक है, to a unregistered person, to a then a single invoice come bill of supply may be issued for all sub supplies, ठीक है, सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। देन टाइप्स ऑफ वाउचर्स, इसके ऊपर क्वेश्चन आपको आ सकता है कि टाइप ऑफ वाउचर बता दो। 3-4 टाइप के वाउचर होते हैं। एक होता है रिसीट वाउचर, एक होता है पेमेंट एंड इनकम है, क्या है, इनवॉइस एंड पेमेंट वाउचर, एंड देन इट इज़ रिफंड वाउचर। ये 3-4 तरह के वाउचर्स होते हैं जो आपको इशू करने होते हैं। किस किस केस में, लेट्स सी। सो ए रजिस्टर्ड पर्सन ऑन रिसीट ऑफ एडवांस पेमेंट, जब आपको एडवांस पेमेंट रिसीव होती है अगेंस्ट एनी गुड्स और सर्विस यू हैव इशूड, देन यू हैव टू इशू अ रिसीट वाउचर और एनी अदर डॉक्यूमेंट कंटेनिंग सच पर्टिकुलर दैट मे प्रिस्क्राइब एविडेंसिंग दैट यू हैव रिसीव्ड द पेमेंट, मतलब आपको पेमेंट पैसे मिले हैं, उसको ही व्हेन यू इशू वाउचर के फॉर्म में, देन दैट इज कॉल्ड रिसीट वाउचर। उसमें ये चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। रिसीट वाउचर में माइंड दैट आपको HSN कोड लिखने की ज़रूरत नहीं होती। यही डिफरेंस होता है एक टैक्स इनवॉइस में और एक कौन सा है रिसीट वाउचर में। टैक्स इनवॉइस में यू ऑलवेज मैंशन HSN कोड। HSN कोड ज़्यादातर, मतलब मोस्टली इट इज़ मैंशन provided some conditions are satisfied, but receipt voucher में it is not required to be mentioning the HSN code, तो इसलिए इसको receipt voucher कहते हैं। दोनों का काम एक ही है। when rate of tax is not ascertainable then 18% लगाते हैं। when nature is not ascertainable then उसको interstate supply घोषित कर देते हैं। refund voucher होता है when आपको रिसीट वाउचर मिला बट सब्सिक्वेंटली नो सप्लाई और नो टैक्स इनवॉइसेज इशूड इन दैट परसुएंस, तो उस केस में यू इशू दी रिफंड वाउचर कि आपने मतलब एक तरह से जैसे एक इंक्वायरी करने के लिए यू मेक द पेमेंट कि हाँ हम इसको बुक करके जा रहे हैं, तो बुक करके जो आपको उसकी रिसीट मिलेगी दैट इज़ नॉट टैक्स इनवॉइस, दैट इज़ रिसीट वाउचर। बट उसी अगेंस्ट में इफ़ यू द सप्लायर डिसाइड कि सप्लायर और रिसिपिएंट के बीच में डील हुआ दैट you are not making that completing that transaction, और आपका जो एडवांस पेमेंट आपने दिया था यू शुड बी रिफंडिंग टू दैट अगेंस्ट टू दी रेसिपिएंट, तो उस केस में यू इशू अगेन द वाउचर जो कहलाता है रिफंड वाउचर कि हमने जो पेमेंट रिसीव की थी अगेंस्ट इन दिस रिगार्ड ये वाले कॉन्टेक्स्ट में ये वाले रिसीव्ड वाउचर के अगेंस्ट ये अब हम रिफंड कर रहे हैं टू दैट रेसिपिएंट अगेन फिर से, तो दैट इशूएंस ऑफ वाउचर इज कॉल्ड रिफंड वाउचर। उसमें भी ये सब कुछ मेंशन होता है। उसके बाद आता है इनवॉइस एंड पेमेंट वाउचर, ये जनरली RCM वाले लोग करते हैं। So where on receipt of advance payment with respect to any supplier goods or service or both, the registered person issue a receipt voucher, ये हमने देख लिया, but subsequently no supply is made then no tax invoice is generated, तो the recipient is liable to pay tax on RCM basis। तो RCM में 2 आएंगे, 9(3) में ये आएगा और 9(4) में बिल्डर वाला कॉन्सेप्ट आएगा। ये बिल्डर वाला एक बार आपने रीड करना तो कर लेना, जो मैंने कवर नहीं किया था, बट यू कैन रीड। 80% ऑफ परचेज पे यू हैव टू पे टैक्स अंडर RCM, बट अगर सीमेंट कर रहे हो देन अनरजिस्टर्ड पर्सन से कर रहे हो तो आपको उस पर RCM देना पड़ेगा, और अगर कैपिटल गुड्स आपके प्रमोटर से आप पेमेंट करवा रहे हो तो भी RCM। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होंगे ये इन्होंने लिख दिया, ठीक है। एनी अदर डॉक्यूमेंट्स अदर देन इनवॉइस, इंश्योरेंस एंड बैंकिंग कंपनीज क्या क्या इनवॉइस इशू करते हैं ये लिखा हुआ है। consolidated tax invoice they can issue, when to issue during the month end of the month when they have made the available, मतलब जब आपने सर्विसेज या गुड्स दिए हैं उसके 1 मंथ के अंदर। इंश्योरेंस एंड बैंकिंग सर्विसेज की बात करें, ये अलग है फ्रॉम दी जनरल सप्लायर, इनके लिए अलग रूल्स होते हैं एज पर देयर पर्टिकुलर एक्ट्स। नंबरिंग सीरियल नंबर चलेगा भी, आप मतलब करोगे भी नहीं भी करोगे चलेगा,
सिग्नेचर होने चाहिए या सिग्नेचर नहीं, डिजिटल भी चल सकते हैं। उसके बाद पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलग रूल्स हैं, यू कैन रीड इट फ्रॉम हेयर। एंड देन मल्टीप्लस स्क्रीन और एग्जीबिशन, जो हमने ऊपर 3 एग्जाम्पशंस दी थी ना कि कौन कौन से लोगों को ई इनवॉइसेस देने के लिए एग्जाम्प्ट है, तो वो क्या इशू करेंगे व्हेन दे आर इशू प्रोवाइडिंग द सर्विसेज और सप्लाइंग द गुड्स, तो वो क्या इशू करेंगे, वही चीज़ इन्होंने यहाँ मेंशन करी है कि वो क्या इशू करेंगे। एक कोई डॉक्यूमेंट इशू करेंगे दैट इज़ नॉट अ टैक्स इनवॉइस, ठीक है। उसके बाद टाइम लिमिट क्या है, ये टाइम लिमिट मैंने आपको सारी बता दी, वही है 31 सेक्शन 31(1) और सेक्शन 31(2). कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज, यही बताया मैंने आपको। व्हेन सप्लाई सीजेज, सेल और रिटर्न बेसिस, इसके एग्जांपल्स ये एक बार सॉल्व कर लेना, आपको समझ आ जाएगा। देन ऑन द कंसाइनमेंट बेसिस बता दिया, नहीं कंसाइनमेंट बेसिस नहीं हुआ। So when the goods are taken out of India for exhibition or on consignment basis for export promotion, एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक्सपोर्ट प्रमोशन कर रहे हैं, मतलब ये एक तरह से सेल और अप्रूवल बेसिस की तरह, बट जस्ट आउट ऑफ इंडिया, ठीक है। सो in that case, when such supply satisfy the tax test laid down in schedule 1 that do not constitute to be a supply, that said activity does not fall within the scope of section 7 and hence no consideration is that at that point of time, मतलब सिर्फ सेल प्रमोशन के लिए बाहर जा रहा है, वो सप्लाई नहीं है, ओनली सेल एंड अप्रूवल बेसिस है, ठीक है। तो रिकॉर्ड आपने मेंटेन करने हैं उसका, ऑफ कोर्स शेल मेंटेन अ रिकॉर्ड इन द एनेक्स्चर में जो भी प्रोवाइडेड होएगा उसमें आपने उस चीज़ का रिकॉर्ड मेंटेन करना है। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन क्या आनी चाहिए, what documentation is required for sending that goods, the activity of sending goods out of India is first of all not a supply, section 7 में कवर आती है। then सेल ऑन अप्रूवल बेसिस के नेचर की फॉर्म का ये मैंने आपको बताया। एंड दैट स्पेसिफाइड गुड शेल बी अकम्पनीड विद अ डिलीवरी चलान, डिलीवरी चलान इशू करना पड़ता है कि हमने भेजा है आउट ऑफ इंडिया एज पर रूल 55, एंड इट इज़ नॉट अ जीरो रेटेड सप्लाई। ऑफकोर्स अगर एक्सपोर्ट ही नहीं है तो जीरो रेटेड सप्लाई कैसे हो जाएगी। सेक्शन 16 में आप सेक्शन 16 के हिसाब से देन यू कांट क्लेम आईटीसी ऑन दैट इवन, ऑफ कोर्स यू कांट, बिकॉज सप्लाई ही नहीं हुई, एक्सपोर्ट ही नहीं है, तो हाउ कैन यू क्लेम दी आईटीसी, जस्ट इट इज़ जस्ट अ सेल एंड अप्रूवल बेसिस काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन। देन व्हेन इट इज़ कंसिडर्ड कि वो सप्लाई हो गई है, या तो उसका टाइम लिमिट एक्सपायर हो जाएगा या तो आप खुद से सप्लाई कर दोगे, दो ही चीज़ में, दो ही केसेस में यू कैन से कि वो सप्लाई है। सबसे पहले तो इफ़ इट इज़ नॉट ब्रॉट बैक विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, 6 महीने के अंदर अंदर वो चीज़ वापस नहीं आई है और वो सेल आउट भी नहीं हुई है ऑफ इन दैट कंट्री वेयर यू हैव सेंट दैट, तो उस केस में वो आपको सेल मान ली जाएगी, ऑटोमेटिकली डीम्ड सेल मान ली जाएगी, और उस केस में आपको इन्वॉइस भी इशू करना पड़ेगा और आप सेक्शन 16 की आईटीसी भी क्लेम कर सकते हो इन्वॉइस इशू करने के बाद, ठीक है। एक चीज़ तभी एक तब आपका कंसिडर होएगा कि आपने सेल करी है, मतलब एक्सपोर्ट किया है, और वो तब वो जीरो रेटेड सप्लाई में भी कंसिडर हो जाएगी। अदर थिंग इज इट इज़ डीम टू हैव टेक प्लेस ऑन द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ, ठीक है। और अदर थिंग इज आपने अपने आप सेल करी है, सब स्पेसिफाइड गुड्स और सर्विस आर सोल्ड अब्रॉड फुली और पार्शली विद इन द स्पेसिफाइड 6 महीने के अंदर अंदर आपने खुद ही सेल कर दी है, देन सप्लाई इज इफेक्टेड एंड क्वांटिटी सोल्ड, और ये सब कुछ आपको मतलब सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ेगी जो एक नॉर्मल सेल के टाइम पे होनी चाहिए। देन उसके बाद इनवॉइस का इशू होएगा जब आपने सेल करी है, सेम यही चीज़ मैंने आपको ऊपर बताई है, ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ, और जब आपने एक्चुअल सेल करी है, जो सभी विच एवर इज अर्लियर शैल बी योर इनवॉइस इशू का डेट। देन वेदर रिफंड क्लेम्स कैन बी प्रेफर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड सर्विस, सबसे पहले तो इट इज़ नॉट अ जीरो रेटेड सप्लाई, सो वी कैन नॉट प्रेफर एनी गिविंग एनी रिफंड टू इन दैट केस। सो इफ़ जनरली तो अगर आप 6 महीने तक कुछ सेल नहीं करते और उसको भी 6 महीने एक्सपायर नहीं हुए हैं, तो उस केस में तो वो जीरो रेटेड सप्लाई भी नहीं है, वो सिर्फ अप्रूवल बेसिस के लिए गई हुई है, तो उस केस में तो कोई रिफंड का सीन ही नहीं बनता। बट अगर एक्सपायर हो गए 6 मंथ या आपने आउट ऑफ खुद से सेल करी है, तो उस केस में वी कैन थिंक ऑफ गिविंग द रिफंड क्लेम्स, क्योंकि एक्सपोर्ट पे रिफंड का वगैरह का कॉन्सेप्ट होता है। दैट इट इज़ क्लैरिफाइड अकॉर्डिंग दैट सेंडर कैन प्रेफर अ रिफंड क्लेम इवन व्हेन द स्पेसिफाइड गुड्स आर सेंट और टेकन आउट ऑफ इंडिया विदाउट एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड और एल साइन करनी पड़ती है व्हेन यू आर सेंडिंग गुड्स फॉर एक्सपोर्ट। बट अगर आपने नहीं करी है सेल और अप्रूवल बेसिस के केस में ही यू आर मेकिंग दैट सेल, तो भी आप एप्लीकेशन देने के बाद एल के बिना भी यू कैन क्लेम दी रिफंड, ठीक है। ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन करी है। उसके बाद कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया। कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस होती है कि जब छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस का आप एक एक इनवॉइस ना करके डे वाइज बेसिस पे V2C ट्रांजैक्शन पे यू आर
मेकिंग अ कंसोलिडेटेड एक ही टैक्स इनवॉइस फॉर दैट पर्टिकुलर डे ऑफ वेरियस ट्रांजैक्शन जो छोटे छोटे अमाउंट की है, दैट्स कॉल्ड कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस. The small taxpayer are doing large number of small transaction up to value of 200 per transaction. To unregistered customer need not issue an invoice for each transaction. उसका consolidated बना सकते हो. That is one consolidated invoice at the end of each day is to be prepared and uploaded on the portal. तो ये चीज़ मैंने आपको लास्ट उसमें भी बता दी थी, वही चीज़ इन्होंने यहाँ बोली है. ये कंडीशन है कि ये 3 चीज़ें होनी चाहिए. 200 से अप टू 200 होना चाहिए रुपीज़, अनरजिस्टर्ड पर्सन को होना चाहिए, और रेसिपिएंट मतलब 10 रुपये का लेज लेने आप जा रहे हो तो उसका आप इन्वॉइस थोड़ी ना लेके जाओगे. वही चीज़ इन्होंने बोली है कि रेसिपिएंट ने नहीं लिया हो ना तो आप उसको कंसोलिडेट में डाल सकते हो. ये एग्जांपल दिया है. एग्जांपल है रिवाइज टैक्स इन्वॉइस. ये मैं आपको करके मैं समझाऊंगी रिवाइज टैक्स इन्वॉइस का कॉन्सेप्ट क्या होता है. तो रिवाइज टैक्स इनवॉइस का कॉन्सेप्ट शुरू होता है रजिस्ट्रेशन के चैप्टर से. ठीक है, रजिस्ट्रेशन चैप्टर में हमने देखा था कि जब एक पर्सन लाइबल होता है टू ऑब्टेन द रजिस्ट्रेशन, तो एक पर्सन जब वो लाइबल होता है और जब वो एक्चुअली में उसको आरसी अपना मिलता है, इसमें एक टाइम गैप होता है ना. तो ये तो है नहीं कि वो यहाँ से लेके 1.5-2 महीने का टाइम गैप है तो वो बिजनेस ही नहीं करेगा, सेल ही नहीं करेगा, परचेज ही नहीं करेगा. तो इस केस में वो क्या करेगा, तो अगर तो अनरजिस्टर्ड में काउंट हो या वो रजिस्टर्ड में काउंट हो, वो तो बहुत ज़्यादा डायलेमा में पड़ जाएगा कि मैं टैक्स इनवॉइस इशू करूँ या मैं टैक्स इनवॉइस इशू ना करूँ, क्योंकि आरसी का कौन सा कंफर्म है कि आपको आरसी आ ही जाएगी या आरसी नहीं आएगी. तो उस केस में दे इशू नॉर्मली अनरजिस्टर्ड की तरह, बट आफ्टर जब आपको कंफर्म आरसी जब मिल जाती है, डेट ऑफ रिसीट ऑफ आरसी होती है, और जो उसके बाद आप करोगे वो सारे टैक्स इनवॉइस होंगे. तो उसके बाद आप अपने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू कैन इशू ये वाले जो आपने इस टाइम में सेल करी होगी इन सारे सेल्स का रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस, कि इस टाइम मैं नॉन अनरजिस्टर्ड पर्सन की तरह एक्ट कर रहा था, बट अगर क्योंकि अब मुझे आरसी मिल गई और मेरा टाइम गैप बिल्कुल परफेक्ट था, तो उस केस में अब मैं आईटीसी क्लेम करना चाहता हूँ इस केस में, इस सिचुएशन में आके. तो इसलिए मैं इन वाली सारी ट्रांजैक्शन का फिर से इनवॉइस बनाऊंगा, जिसको बोलते हैं रिवाइज टैक्स इनवॉइस, और वो रिवाइज टैक्स इनवॉइस का आप आईटीसी भी क्लेम कर सकते हो. ठीक है, वो एज एविडेंस काउंट होता है. ठीक है, ये होता है रिवाइज टैक्स इनवॉइस का कॉन्सेप्ट. तो इन्होंने यहाँ क्या लिखा है, व्हेन अ पर्सन बिकम लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, लाइबल हुआ, ही हैज़ टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, वो 30 डेज़ के बाद आता है. विद इन 30 डेज ऑफ बिकमिंग लाइबल, 30 डेज़ के अंदर अंदर उसको अप्लाई करना पड़ता है, उसके बाद आपको आरसी मिलती है. देन वेयर सच एप्लीकेशन इज मेड विद इन द टाइम पीरियड, विद इन द टाइम पीरियड बोल रहे हैं, अगर आपने लेट करा तब नहीं आपको रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते. मैंने रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में आपको बताया था. तो वो आपको जो सारे जो ये वाला का टैक्स होएगा ये आपको आउट ऑफ पॉकेट देना पड़ेगा. रजिस्ट्रेशन आप वीडियो एक बार फिर से देख लेना, उसमें मैंने ये चीज़ बताई है कैसे. देन रजिस्ट्रेशन इज ग्रांटेड. द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज द डेट ऑन विच द पर्सन बिकम लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन. मतलब उसकी आरसी पे डेट कौन सी आएगी, जब वो लाइबल हुआ था. तो मतलब एक तरह से काउंट होएगा कि यहाँ से ही रजिस्टर्ड पर्सन की तरह एक्ट कर रहा है, तो ये वाला उसको टैक्स देना पड़ेगा. टैक्स अगर वो सही टाइम पे उसने इन ड्यू डेट उसने अप्लाई करा होगा तो वो रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करके क्लेम कर सकता है और टैक्स दे सकता है. बट अगर नहीं किया होगा तो आउट ऑफ पॉकेट देगा. तो देर इज़ अ टाइम लैग बिटवीन ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेशन एंड इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. लैग आ गया ये वाला. देन सप्लाईज मेड बाय सच पर्सन ड्यूरिंग दैट इंटरवीनिंग टाइम पीरियड. Section 31 enables issuance of a revised tax invoice. It will facilitate the recipient of availment of ITC. ठीक है, यही सारा इन्होंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाया है, यही चीज़ मैंने आपको यहाँ समझाई है. ठीक है, कब इशू करना है, पहली बात तो जो आपने ऑलरेडी इनवॉइस इशू कर रखे होंगे उसके अगेंस्ट ही इशू करना है और उसी टाइम गैप के बीच में करना है. देन टाइम लिमिट विद इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर अंदर सारे उस ट्रांजैक्शन का आपको रिवाइज टैक्स इनवॉइस क्लेम करके इशू करके आईटीसी क्लेम कर लेना सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेने के बाद. जब आपको रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिल रहा है उसके 1 महीने के अंदर अंदर पर्टिकुलर्स क्या आने चाहिए, पहले तो लिखा होना चाहिए कि ये रिवाइज्ड इनवॉइस है, एक्चुअल इनवॉइस नहीं है, उसके अगेंस्ट कर रहे हैं, उसमें क्या क्या डिटेल्स, ये सारी डिटेल्स उसमें लिखेंगे. ठीक है, देन इलस्ट्रेशन एक आ गई आपकी कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस. व्हेन इन केसेस that registered person may issue a consolidated revised tax invoice in respect of all the taxable supplies made to an unregistered person during the such period. मतलब unregistered person को जो दे रहे हो उसमें आप कंसोलिडेटेड दे सकते हो छोटे छोटे उसके लिए. बट अनरजिस्टर्ड सप्लाई को तब कब तक दे सकते हो, इफ़ द वैल्यू ऑफ सप्लाई एक्सीड्स 2.5 लाख रुपये. अगर इससे ज़्यादा आएगी तब नहीं कर सकते. अप टू 2.5 लाख के आप कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस रिवाइज टैक्स इनवॉइस बना सकते हो.
सस्पेंशन पीरियड है, देन डिलीवरी चलान। लेट्स सी डिलीवरी चलान क्या होता है, सेक्शन रूल 55 के बीच में है ये। Okay, so there are certain specific circumstances for transportation of goods where tax invoice cannot be issued at the time of delivery. मतलब जब आप डिलीवरी स्टार्ट कर रहे हो तब आप कोई भी मतलब गुड्स की डिलीवरी स्टार्ट कर रहे हो तब आप टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते, तो उस केस में यू इशू डिलीवरी चलान एंड इशू इनवॉइस में बी इशूड आफ्टर द डिलीवरी. These rules are specify the nature of other documents to be carried along with the goods. Invoice issued after the delivery is done. Then nature of supply where delivery चालान is used. कब कब ये डिलीवरी चलान यूज़ होता है, लिक्विड गैस जब सप्लाई कर रहे हो, जॉब वर्क के लिए दे रहे हो, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स कर रहे हो अदर देन वे ऑफ सप्लाई और एनी अदर सप्लाई एज में बी नोटिफाइड. सो इशू कैसे करते हैं, पहले तो वो सीरियल नंबर होना चाहिए नॉट एक्सीडिंग 16 कैरेक्टर, 16 कैरेक्टर के अंदर अंदर का उसका सीरियल नंबर होना चाहिए. कोई भी सीरीज़ में हो सकता है, सिंगल में भी मल्टीपल में भी. और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स आपको वो इशू करना होता है. जैसे हमने 31 में देखा कि इन्वॉइस इशू करना चाहिए होना पड़ेगा व्हेन यू आर रिमूविंग गुड्स. बट अगर आप इन्वॉइस इशू नहीं कर सकते ड्यू टू एनी रीज़न तो आप डिलीवरी चलान इशू करते हो. पर्टिकुलर्स रीड कर लेना एक बार क्या क्या आते हैं डिलीवरी चलान में. उसके बाद कॉपीज़ सेम इन्वॉइस की तरह ही ओरिजिनल कॉपी, कंसाइनी और एक ट्रांसपोर्टर की 3 कॉपीज़ बनती हैं. जनरली डिलीवरी चलान इज़ फॉर गुड्स ओनली, सर्विसेज का डिलीवरी चलान नहीं होता. देन डिक्लेरेशन ऑफ ई-वे बिल इन ल्यू ऑफ इन्वॉइस आप दे सकते हो. देन इन्वॉइस इशू टू बी टैक्स इन्वॉइस इज टू बी इशू आफ्टर डिलीवरी इज मेड. आई विल कन्वर्ट दैट. ई-वे बिल क्या होता है, ई-वे बिल भी आपको बताती हूँ. जैसे कंसाइनमेंट नोट हमने पढ़ा था कि जीटीए इशू करता है, वैसे ही ई-वे बिल इशू करता है ट्रांसपोर्टर. सीएडी एसकेडी ट्रांजैक्शन में जब बैच मतलब ये जब गुड्स आपके ट्रांसपोर्ट हो ना ओवर दी बैचेस, मतलब आपकी फॉर एग्जांपल एक मशीनरी है, मशीनरी के पार्ट्स इतने हैवी है दैट उसको हम एक ही साथ एक ही ट्रक में लोड करके यू कैन ट्रांसपोर्ट दैट, क्योंकि मे भी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है या किसी भी रीज़न की वजह से यू कैन ट्रांसपोर्ट दैट होल थिंग इन वन ट्रक और वन गो. तो उसको आप ओवर दी बैचेस डिवाइड करते हो कि ये वाला पार्ट इस टाइम जाएगा, सेकेंड इसमें जाएगा, थर्ड ट्रक में जाएगा. तो डिवाइड करके यू सेंड द गुड्स, बैचेस में जाते हैं, लॉट्स में जाते हैं. तो उस केस में आपका डिलीवरी चलान का क्या है, दैट सप्लायर शैल इशू द कंप्लीट इनवॉइस बिफोर इन डिस्पैच ऑफ फर्स्ट कंसाइनमेंट. फर्स्ट कंसाइनमेंट मतलब फर्स्ट बैच जब जा रहा है तब आपको कंप्लीट इनवॉइस इशू कर देना है सप्लायर को. उसके बाद अगर सब्सिक्वेंट जो कंसाइनमेंट होएंगी, मतलब फर्स्ट के बाद जो सेकंड थर्ड फोर्थ जाएगी, तो उस केस में जो सेकंड थर्ड फोर्थ वाला को तब आपको इन्वॉइस नहीं इशू करना है, तब आपने डिलीवरी चलान इशू करना है. उसके बाद जो कॉपीज़ होएंगी सारे डिलीवरी चलान की वो हर असाइनमेंट के साथ, मतलब हर कंसाइनमेंट हर बैच के साथ जानी चाहिए. और जो ओरिजिनल कॉपी है इन्वॉइस की वो तब जाएगी जब आपकी सारी कंसाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगी टूवर्ड्स दी रेसिपिएंट. ठीक है, यही चीज़ इन्होंने ये 4 पॉइंट्स में मेंशन करी है. डू रीड दैट. ये इसका इतना ही कॉन्सेप्ट है. आ सकता है ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन अगर आना होगा तो, क्योंकि ये थोड़ा सा न्यू कॉन्सेप्ट है. सीकेडी एसकेडी यहाँ पर लिखा है सेमी नॉकडाउन गुड्स और कम्प्लीटली नॉकडाउन गुड्स, मतलब पैचेज में जाना. देन गुड्स सेंट आउट ऑफ कंसाइनमेंट और ऑपरेशन, ये आपको बता दिया. एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन वाला कॉन्सेप्ट फिर से रिवाइज किया है इन्होंने, 6 महीने के अंदर आना जाना चाहिए. यही चीज़ बार बार लिखी हुई है, एक बार रीड कर लेना. इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का केस है. आईएसटी मैंने आपको बताया था कि कोई कंपनी है या बैंक है जो इनपुट सर्विस तो लेता है बट उसका आउटवर्ड सर्विस है ही नहीं और वो रजिस्टर्ड, तो वो अपना आईटीसी उसको मिल गया तो उसको आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट कर देता है टूवर्ड्स देयर ब्रांचेस. तो वो जब डिस्ट्रीब्यूट करता है तो वो पर्सन को बोलते हैं, मतलब जो कंपनी है या फिर जो बैंक है, दैट एंटिटी इज़ नोन एज इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर. ये चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी. तो उसके क्या क्या, उसके आईएसडी का इनवॉइस कैसे बनना चाहिए, उसका क्रेडिट नोट कैसे बनना चाहिए. ओके, तो मैं आपको पहले बता देती हूँ क्रेडिट नोट और डेबिट नोट में डिफरेंस क्या होता है. ये आगे आएगा, मैं तभी बता देती हूँ. बेसिकली क्रेडिट नोट और डेबिट नोट हम बनाते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सप्लायर, जो कि सप्लायर बनाता है. सप्लायर जब डेबिट नोट इशू करेगा, मतलब जिसके अगेंस्ट वो डेबिट नोट इशू कर रहा है उसको डेटर बना रहा है, मतलब उसके लिए लाइबिलिटी बढ़ा रहा है, तो मतलब वो डेबिट नोट इशू करेगा. बट जैसे उसने और सेल करी तो डेटर बना तो डेबिट नोट इशू करेगा. बट अगर उस पर्सन ने रिटर्न कर दिया आपको, मतलब आपका टैक्स का जो अमाउंट है जितना आपने रिसीव किया था उसके अगेंस्ट आपको रिटर्न किया, मतलब आपका टैक्स का वैल्यू इज रिड्यूस्ड बाय दैट अमाउंट, तो वो आपको क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा. ठीक है, यही दोनों का डिफरेंस होता है डेबिट और क्रेडिट नोट का. वो इशू होता है जब आपने इन्वॉइस इशू कर दिया उसके बाद.
उसके मतलब इन्वॉइस में तो यू कैन मेक द चेंजेस कि आप रिवाइज्ड इन्वॉइस नहीं बना सकते, बट उस इन्वॉइस में एडजस्टमेंट यू कैन डू बाय इशूइंग क्रेडिट नोट और डेबिट नोट। मतलब अगर रिटर्न आ रहा है तो आप क्रेडिट इशू कर दोगे, अगर आप एडिशनल सेल कर रहे हो तो यू विल बी इशूइंग डेबिट नोट। ठीक है, ये चीज़ इन्होंने यहाँ बोली है। यहाँ पर ये क्रेडिट नोट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये अपना जो इसको IT से मिला है वो इसको एसेट को गिव ऑफ कर रहा है टू द अदर ब्रांचेज और अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो उस केस में अपने एसेट को गिव आउट करना इज क्रेडिट। where ISD is an office or a banking company, then having the same PAN you can and state code as an ISD you may issue the invoice, be it a credit note or a debit note, to transfer the credit from common input services of the ISD which shall contain the following details। पर्टिकुलर्स हैं क्या क्या आना चाहिए उसके नोट में, और यही आ गया आपका लोग क्रेडिट और डेबिट नोट का कॉन्सेप्ट। दैट व्हेन टैक्स पेड इज मोर देन टैक्स लाइबिलिटी एक्चुअली देयर और एनी रिटर्न इज देयर, मतलब कि टैक्स लाइबिलिटी आपकी कम है टुवर्ड्स द अमाउंट पेड, तो उस केस में यू हैव टू इशू द क्रेडिट नोट। ये चीज़ इन्होंने लिखी है रूल 43 में, रूल 53 ऑफ CGST रूल्स में इट इज़ मेंशन। इस ऐसे पॉइंट्स करके लिख देना, ये चीज़ है। और इसकी डिक्लेरेशन कब तक देनी कि हमने क्रेडिट नोट इशू करा है, या तो 30 सितंबर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर या जब आप अपनी एनुअल रिटर्न फाइल कर रहे हो, दोनों में से विच एवर इज अर्लियर यू हैव टू मेक द डिक्लेरेशन दैट आई हैव इशूड दिस क्रेडिट नोट अगेंस्ट दिस इज पर्टिकुलर टैक्स इनवॉइसेस। ठीक है, इसका इम्पैक्ट बता दिया दैट देयर इज नो रिडक्शन इन द आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी of the supplier shall be permitted if the incidence of tax or the interest on such supply has been passed on to any other person। ठीक है, उसके बाद डेबिट नोट में बिल्कुल ऑपोजिट होता है, दैट यू हैव पेड लेस अमाउंट ऑफ टैक्स बट योर लाइबिलिटी वाज मोर, देन यू इशू डेबिट नोट टू इंक्रीज द लाइबिलिटी ऑफ दैट पर्सन अगेंस्ट सच पर्टिकुलर इनवॉइस। देन उसके बाद पर्टिकुलर्स बता दिए हैं, एग्जांपल दे दिए हैं। देन आ जाता है मेडिसिन के केस में, मेडिसिन और ये ना या यू मस्ट बी सीइंग कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जब एक्सपायर हो जाती है मेडिसिन तो उसको बोलते हैं कि एक उसमें रिटर्न करने का कॉन्सेप्ट इज़ वेरी मतलब इंडस्ट्री स्पेसिफिक है। तो उस केस में दे से कि अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा रिटर्न तो होता ही रहेगा ओवर द टाइम, बार बार हम क्रेडिट और डेबिट नोट ही इशू करते रहेंगे। तो दे सेट कि नहीं, आप उस चीज़ को जब आप रिटर्न कर रहे हो एक्सपायर्ड मेडिसिन या एक्सपायर्ड ड्रग्स को, देन दैट रिटर्न वाला प्रोसेस शैल बी कंसिडर टू बी अ फ्रेश सप्लाई, और वैसे ही उसको ट्रीट किया जाएगा जैसे वो उससे पहले कोई और सप्लाई उसके रिगार्ड में नहीं हुई होगी। तो दोनों सप्लाई ऑफ सेंडिंग एंड दैट रिटर्निंग वाला कॉन्सेप्ट इन केस ऑफ फार्मास्यूटिकल और एक्सपायरी ऑफ मेडिसिन के केस में विल बी ट्रीटेड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ टू डिफरेंट एंड टू सेपरेट सप्लाईज। ठीक है, ये चीज़ फिर उन्होंने बार बार एक्सप्लेन करी कि कैसे होएगा, कॉम्पोजिट में क्या होएगा, उसमें क्या होएगा। देन ये चीज़ बार बार है। उसके बाद लास्ट कॉन्सेप्ट इज ई वे बिल। तीन कॉन्सेप्ट हमने कर लिए। टैक्स इनवॉइस के बारे में वी हैव स्टडीड, डेबिट नोट्स के बारे में वी हैव स्टडीड, एंड थर्ड वाज क्रेडिट नोट। ठीक है, उसके बाद लास्ट कॉन्सेप्ट दैट इज इन दिस चैप्टर इज ई वे बिल। तो ई वे बिल क्या होता है, एक तरह से कंसाइनमेंट नोट का एक एडवांस्ड फॉर्म होता है। तो इट सेज कि इन द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इट इज़ द मॉनिटरिंग इज रिक्वायर्ड फॉर वेरियस लीगल कॉम्प्लाइंसेज। तो उस केस में वी इशू दी ई वे बिल कि ये प्रूफ देना दैट आर गुड्स आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और ये ट्रांसपोर्टर की डिटेल्स है, ये ट्रांसपोर्ट के ट्रक में जा रहा है, कोई भी उनके व्हीकल में जा रहा है, तो उसकी डिटेल्स ये सब कुछ ई वे बिल में मेंशन होनी चाहिए। क्योंकि जब चेक पोस्ट वगैरह आता है तो वो ई वे बिल चेक करते हैं, और ये इलेक्ट्रॉनिकली होता है, तो मतलब पोर्टल पे होता है, तो पोर्टल पे आपको सारी डिटेल्स देनी पड़ती है। सो अंडर GST regime all the check posts across the country are abolished, बट इन ऑर्डर टू कंट्रोल द टैक्स एविजन, मतलब ऐसे गलत नहीं दे रहे हैं, देन यू हैव टू ओबे द लीगल कंप्लाइंसेस दैट इज ई वे बिल सिस्टम हैज़ बीन इंट्रोड्यूस। द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ई वे बिल हैज़ बीन डिस्कस इन दिस पैरा। क्या क्या डिस्कस्ड है, सेक्शन 68 ऑफ CGST एक्ट रिक्वायर्स person in charge of conveyance carrying any consignment to issue the e-way bill provided they are exceeding a specific amount। कौन कौन सा अमाउंट होता है दैट विल डिस्कस आगे। तो वे बिल इज जब हम सॉरी ई वे बिल इज इलेक्ट्रॉनिकल वे बिल होता है जब हम इलेक्ट्रॉनिकली नहीं कर रहे, बट वो होता वो भी कैरियर के लिए ही है, दैट दे आर इशूइंग दैट इनवॉइस इन रिगार्ड ऑफ एज अ प्रूफ दैट दे आर मेकिंग द कंसाइनमेंट, राइट।
देन जनरेशन ऑफ ई वे बिल प्रोसीजरल पार्ट है, पहले आप पोर्टल पर लॉग इन करोगे, फैसिलिटीज़ बताओगे उसकी ये है, उस पर मोड्स बताओगे कि आपने कैसे जनरेट करना चाहते हो। देन उसके बाद प्री रिक्विजाइट बताएंगे दैट द प्री रिक्विजाइट ऑफ जनरेशन ऑफ ई वे बिल इज दैट पर्सन हु इज जनरेट्स द ई वे बिल शुड बी अ रजिस्टर्ड पर्सन। एक तो सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन ई वे बिल जनरेट कर सकता है क्योंकि उसके पास ही GSTIN होगा ऑन द GST पोर्टल, एंड ही शुड बी रजिस्टर्ड ऑन द ई वे बिल पोर्टल एज वेल। दोनों जगह रजिस्टर्ड होना चाहिए, वही पर्सन ई वे बिल जनरेट कर सकता है। देन इफ द ट्रांसपोर्टर इज नॉट रजिस्टर्ड देन इट इज़ मैंडेटरी फॉर हिम टू गेट एनरोल्ड ऑन द ई वे बिल पोर्टल बिफोर जनरेशन ऑफ ई वे बिल। मतलब ट्रांसपोर्टर अगर कर रहा है जनरेट ई वे बिल तो उसको भी ई वे बिल पोर्टल पर रजिस्टर होना इज कंपलसरी। देन यूनिक ई वे बिल नंबर मिलता है, EBN नंबर मिलता है जो पर्टिकुलरली एक ई वे बिल के रिलेटेड जनरेट होता है, कस्टमाइज्ड। ठीक है। देन ई वे बिल एंड GST रिटर्न्स का कॉन्सेप्ट ये मतलब पार्ट ए में लिखना पड़ता है कि ई वे बिल का नंबर क्या था। देन कैंसिलेशन, कितने भी टाइम यू कैन विद इन 24 आवर्स यू कैन कैंसिल द ई वे बिल टू, अगर आपकी कोई मिस्टेक हो गई है। बट यूनिक ई वे बिल नंबर इज जनरेटेड फॉर पीरियड ऑफ 15 days आफ्टर द अपडेशन ऑफ पार्ट बी। ठीक है। उसके बाद मिसलेनियस पॉइंट्स है दैट ई वे बिल इज़ नॉट वैलिड फॉर मूवमेंट ऑफ गुड विदाउट व्हीकल नंबर। अगर व्हीकल नंबर नहीं है तो आप ई वे बिल नहीं जनरेट कर सकते क्योंकि व्हीकल नंबर पर ही सारा गेम खेल रहे हैं ये। अदर ई वे बिल इज जनरेटेड कैन नॉट बी एडिटेड फॉर एनी मिस्टेक। अगर एक बार आपने जनरेट कर दिया आप उसको एडिट नहीं कर सकते, बट आप सिर्फ कैंसिल कर सकते हो विद इन 24 आवर्स ऑफ जनरेशन। देन ई वे बिल में बी अपडेटेड विद व्हीकल नंबर एंड नंबर ऑफ टाइम। मतलब अगर आपकी कंसाइनमेंट एक पोजीशन ए से पोजीशन बी पे जा रही है और बीच में आपने 3 ट्रक चेंज करने हैं, क्योंकि 3 ट्रक चेंज करोगे तो उसका ई वे बिल का नंबर हर बार न्यू जनरेट तो नहीं करोगे, तो उसमें यू कैन कैंसिल पहले वाला ई वे बिल, जनरेट न्यू विद द न्यू व्हीकल नंबर। तो ऐसे कितनी बार भी आप न्यू जनरेट कर सकते हो, व्हीकल नंबर अपडेट कर सकते हो, बट यू कांट चेंज एनीथिंग एल्स। द लेटेस्ट व्हीकल नंबर शुड बी अवेलेबल ऑन ई वे बिल एंड शुड मैच विद द व्हीकल कैरिंग दैट वे एट द लास्ट कंसाइनमेंट। देन इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी होनी चाहिए, पार्ट ए में GSTIN ऑफ सप्लायर और रेसिपिएंट होना चाहिए। देन उसके बाद अगर कंसाइनमेंट वैल्यू इज़ मोर देन 50,000 तभी ई वे बिल जनरेट होना चाहिए। उसके बाद पार्ट बी में क्या क्या आना चाहिए, GRN नंबर आना चाहिए, ABN नंबर होना चाहिए, बिल ऑफ लीडिंग का नंबर होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं व्हेन यू डू द कंसाइनमेंट। GRN इज़ गुड्स रिसीट नोट, जब गुड्स रिसीव होते हैं टू द रेसिपिएंट तो वो GRN जनरेट करता है, उसके बेसिस पर कॉस्टिंग होती है सारी, GRN के बेसिस पे, हमने कॉस्टिंग में पढ़ा हुआ ये। So when it is not mandatory to furnish details in part B, when it is up distance is up मतलब 50 किलोमीटर के अंदर अंदर you are making the consignment, तो तब you don't have to generate any kind of e-way bill। उस केस में you मतलब नहीं जनरेट, पार्ट बी में उसकी डिटेल्स अपलोड करने की जरूरत नहीं है। दैट इज विद इन द स्टेट एंड यूनियन टेरेटरी एंड प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ कंसाइनर टू द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टर एंड फॉलो टू द कंसाइनी। ये 3 चीज़ों में हो रहा है एंड वो तीनों चीज़ें इज़ विद इन 50 किलोमीटर के उसमें, तो पार्ट बी के जनरेशन ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। रिस्ट्रिक्शन ऑन फॉर्निशिंग इन्फॉर्मेशन इन पार्ट ए, पार्ट ए कब नहीं भरना, पर्सन पेइंग टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम सेक्शन 10 वाला नहीं करेगा। रेगुलर स्कीम हैज़ नॉट फॉर्निश फॉर 2 tax पीरियड से इफ़ यू हैव नॉट पेड द रिटर्न जनरेटेड द रिटर्न देन यू कैंट फिल अप द पार्ट ए। एंड ऐसे ही 3 कॉन्सेप्ट और हैं। ठीक है। रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड दैट इज़ 50,000 से ज़्यादा करोगे तो आपको जनरेट करना पड़ेगा। हु कॉजेज द मूवमेंट, इफ सप्लायर इज कॉजिंग द मूवमेंट देन ही विल, एंड रेसिपिएंट में तो वो ट्रांसपोर्ट अरेंज कर रहा है वो करेगा, मतलब बेसिकली जो ट्रांसपोर्ट अरेंज कर रहा है ना वो ही ई वे बिल जनरेट करता है। मीनिंग बता दिया इन्होंने। हाँ ये वाला केस थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि कब आपने इशू करना है ई वे बिल, व्हेन द कंसाइनमेंट वैल्यू इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी सीन। मतलब अगर आपकी वैल्यू 50,000 से कम भी है कंसाइनमेंट की तो आप कौन से ऐसे केसेस है तब भी आपको जनरेट करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले तो अगर आप इंटर स्टेट जॉब वर्क के लिए अपनी गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, तो उस केस में यू हैव टू जनरेट। सेकेंड इज आप हैंडीक्राफ्ट गुड कर रहे हो जो एग्जाम्प्ट है फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। अगर हैंडीक्राफ्ट गुड इंटर स्टेट सप्लाई हो रहे हैं तो आपकी वैल्यू ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड नहीं देखी जाएगी, बट ये देखा जाएगा कि वो हैंडीक्राफ्ट गुड्स है और वो एग्जाम्प्ट है और वो इंटर स्टेट सप्लाई हो रहे हैं, तो आपको ई वे बिल जनरेट करना ही पड़ेगा। बिल टू शिप टू मॉडल में भी यू हैव टू जनरेट ई वे बिल। बिल टू शिप टू मॉडल क्या होता है कि जैसे यहाँ पे मैंने बताया दैट इफ़ मिस्टर ए इज़ गेटिंग द सप्लाई फ्रॉम मिस्टर बी और वही उन्होंने मिस्टर सी को देना है,
और वो चाहते हैं कि इतना ज़्यादा मूवमेंट ना हो, तो दे डायरेक्ट मिस्टर ए विल डायरेक्ट टू मिस्टर बी कि आप मेरे को देने की बजाय सीधा मिस्टर सी को दे दो। तो इस केस में मूवमेंट दो हो रही हैं तो इन्वॉइस दो जनरेट होंगी। एक मिस्टर बी जो ए को देने वाले थे तो मिस्टर बी एक इन्वॉइस जनरेट करेंगे, और वही चीज़ वो जब ए सी को देगा तो इन्वॉइस 2 जनरेट होगा, तो 2 इन्वॉइस जनरेट होगी। इसमें व्हेन ही इज़ डायरेक्टिंग कि आप मेरे को देने की बजाय सीधा मिस्टर सी को ही दे दो, तो इन्वॉइस 2 ही रहेंगी बट ई वे बिल 1 होएगा, क्योंकि आपकी मूवमेंट सिर्फ इतनी हो रही है B2C। तो ये है, सप्लाईज 2 होंगी बट ई वे बिल 1 ही रहेगा, दैट इज़ बिटवीन बी एंड सी। ये एक तरह से डीम्ड रेसिपिएंट माना जाता है इस केस में मिस्टर ए, क्योंकि इसके डायरेक्शन पर बी ने ऐसा किया था। दैट इज कॉल्ड बिल टू शिप टू मॉडल। देन सिचुएशंस वेयर ई वे बिल इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड। कौन कौन से केस है जिसमें ई वे बिल जनरेट करने की ज़रूरत नहीं होती? तो इसका मैंने एक कोड बनाया, ये कोड है दैट LPG पोस्ट का जो डिफेंस वाला कस्टम का घर है वो खाली है। तो मतलब ये चीज़ आप एक चीज़ याद रखोगे, आपको सारे जो 10 के 12 पॉइंट है वो आपको याद हो जाएंगे कि कौन से केसेस ऐसे हैं जिस पे आपको ई वे बिल जनरेट करने की नीड नहीं है। तो इसमें इसको मैं आपको पहले बता देती हूँ कि LPG अगर आप हाउस होल्ड के लिए ले रहे हो तो आपको ई वे बिल जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे जितना मर्जी डिस्टेंस हो। पोस्टल बैगेज दे रहे हो, अगर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्टल बैगेज दे रहा है तब ई वे बिल जनरेट नहीं करना पड़ता। डिफेंस मिनिस्ट्री का कुछ भी काम हो रहा है, ई वे बिल जनरेट नहीं होता। कस्टम्स में 4 पॉइंट आते हैं। अगर कस्टम्स में पोर्ट टू ICD और CFS जा रहा है, क्लियरेंस के लिए जा रहा है पोर्ट से, तो ई वे बिल जनरेट नहीं होता। कस्टम बॉन्ड के अंदर जा रहा है, कस्टम सील के अंदर जा रहा है, और ट्रांजिट के लिए जा रहा है टू नेपाल और भूटान। ये नेपाल और भूटान को अलग से एग्जाम्पशन दी है बिकॉज ये लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं और हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, तो एक तरह से इनको तो एग्जाम्पशन दी हुई है कि आपको तब ई वे बिल जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर वो कस्टम्स रिलेटेड है सिर्फ तब, ठीक है। उसके बाद घर मतलब थोड़ी पर्सनल थिंग्स में अगर आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, जैसे यूज इफेक्ट्स यूज़ कर रहे हो, सेकेंड हैंड गुड्स, यूज पर्सनल इफेक्ट मतलब सेकेंड हैंड गुड्स, करेंसी कर रहे हो, ई वे बिल जनरेट नहीं करना। ज्वेलरी कर रहे हो तो नहीं करना, बट इमिटेशन ज्वेलरी कर रहे हो मतलब फेक ज्वेलरी कर रहे हो, वन टाइम जो यूज़ वाली ज्वेलरी होती है वो कर रहे हो, तब आप तब जनरेट करना पड़ता है। रियल ज्वेलरी जो आपकी गोल्ड सिल्वर मेटल डायमंड की होती है, उस केस में यू डोंट हैव टू जनरेट द ई वे बिल। देन कोरल्स, वर्कड और अनवर्कड, उस केस में जनरेट नहीं करना। खाली इज एम्प्टी मतलब सिर्फ खाली कार्गो के कंटेनर्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, खाली LPG सिलेंडर्स जा रहे हैं, तो LPG में तो वो LPG चाहे भरा हुआ हो चाहे खाली जा रहा हो तो LPG में तो बिल्कुल नहीं करना। बट वही LPG अगर कमर्शियल यूज़ के लिए जा रहा है ना, तो LPG के ऊपर उसके ई वे बिल जनरेट होगा। और अगर आगे के 5 पॉइंट है, इसकी अलग से कहानी है कि अगर एक नॉन मोटराइज व्हीकल अप टू 20 किलोमीटर जा रहा है और वो पेट्रोल के प्रोडक्ट या अल्कोहल कैरी कर रहा है, तो वो फुली एग्जम्प्ट है और शेड्यूल 3 में कवर हो रहा है। तो ये 5 सिनेरियोज में भी यू डोंट हैव टू जनरेट द ई वे बिल। ये आपको मैंने याद करने के लिए बता दिया, इससे आप सिर्फ याद कर लेना कि आप ये पॉइंट्स आपने कवर करने हैं व्हेन दे आस्क की सिचुएशन वेयर ई वे बिल इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी जनरेट, कभी इशू ही नहीं करना है, ठीक है। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट वगैरह जो भी है ये सारे भी आते हैं। यही चीज़ इन्होंने ये दो पेजेस में लिखी है, ये रीड कर लेना, ये लो स्क्रीनशॉट ले लो, यही चीज़ लिखी है। देन मैंडेटरीली रजिस्टर्ड, ये आपको ऊपर बता दिया, वही रिपीट किया है इन्होंने। उसके बाद नॉट मैंडेटरी टू फर्निश द डिटेल्स बता दिया है। वन कन्वेंस टू अनदर, ये भी बता दिया है। कंसोलिडेटेड ई वे बिल भी हो सकता है कि आप मल्टीपल कंसाइनमेंट्स कर रहे हो और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कर रहे हो और उसकी सीरियल नंबर आप देना चाहते हो, तो फॉर्म GST EWB 02 में यू कैन गिव द डिटेल्स, अपडेट कर सकते हो और एक ही बार में एक ही ई वे बिल जनरेट कर सकते हो। देन वैलिडिटी क्या होती है ई वे बिल की, और अगर तो 200 किलोमीटर तक कर रहे हो बट ODC नहीं है वो, मतलब कार्गो वाला मतलब शिप उसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो 1 दिन होएगी। अगर 200 दिन के बाद 200 किलोमीटर के बाद वाला एक होगा और उस पार्ट देयर ऑफ मतलब 200 से 201 भी हो जाएगा, तब भी यू हैव टू यू हैव दी एडिशनल वैलिडिटी ऑफ 1 डे, मतलब 2 दिन की वैलिडिटी होगी। बट अगर वहीं पे अगर शिप और कार्गो इन्वॉल्व है तो उस केस में अप टू 20 किलोमीटर आपकी 1 डे की वैलिडिटी रहती है और उसके बाद यू गेट 1 एडिशनल डे। जस्ट रीडिंग वाला पोर्शन है वैलिडिटी का, ये इन्होंने यहाँ एक्सप्लेन किया। एक्सटेंशन, कमिश्नर के परमिशन पे यू गेट द एक्सटेंशन। एक्सेप्शंस हैं ये ट्रांसपोर्टर के केस में, यू कैन रीड दिस। एंड देन एक्सेप्टेंस ऑफ ई वे बिल, ठीक है। ई वे बिल जनरेटेड वन स्टेट इज़ वैलिड इन अनदर स्टेट, ये बता दिया आपको मैंने कंसोलिडेटेड में। और
कंसाइनी कंसाइनर, ये ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तभी मैंने ये मार्क भी नहीं किया हुआ। एग्जांपल्स दे रखे हैं एंड यस इट इज़ completed. This chapter is also completed and with this our unit 4 is also completed. आप अगर चाहते हैं कि मैं आपको ये PDF शेयर कर दूँ तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बाकी के भी मैं PDF शेयर कर दूँगी, बट मैं जितना आपको बता रही हूँ ना, आप सिर्फ उतना याद करना, बिकॉज दैट इज़ ओनली इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम। मैं आपको पूरा का पूरा ये जो सीरीज़ दे रही हूँ, मैक्सिमम 15 वीडियोज़ में आपका पूरा GST कवर हो जाएगा। जो वीडियो ज़्यादा 30 ऑन एन एवरेज 40-45 मिनट्स की पड़ रही हैं, तो इसलिए यू जस्ट हैव टू कवर दिस इतना पोर्शन कर लोगे, यू विल बी एबल टू सॉल्व दी केस स्टडीज़। और आई थिंक आपको सारा समझ आ गया होगा। कोई डाउट है लेट मी नो इन द कमेंट्स। सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर वीडियोज़ एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ताकि सबका भला हो। थैंक यू सो मच।